तो पहला सवाल ये है, डेमोक्रेसी जो है, ये डेमोक्रेसी जो कहते हैं हम, डेमोक्रेसी एक स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था? कमेंट करो। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये वाला स्टेटमेंट किस बंदे या बंदी ने दिया था? जरा कमेंट करके बताओ। अब्राहम लिंकन, बहुत अच्छा नमिता। हेलो। यस सर। तो लाइव है, चल रहा है क्लास? मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था? तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बहुत अच्छा नमिता। अगला सवाल मूव कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय, जो शासक होंगे वो किनके द्वारा इलेक्टेड होंगे, ये वाला मुझे बताओ। पीपल, बहुत अच्छा नमिता, अध्याशा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए वो वाला देश। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो अलग अलग फीचर होता है डेमोक्रेसी का। तो तुम्हें बताना है कि 1999 को एक देश में, कौन सा देश में और किसने, देश कौन सा और किसने एक मिलिट्री कू किया था, तख्ता पलट की कांड किया था? देश कौन सा है और किसने किया था? बहुत अच्छा आद्या सा। पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान में हुआ था। किसने किया था? तो इन पाकिस्तान, किसने किया था? परवेज मुशर्रफ। यस, बहुत अच्छा नाम था, पाकिस्तान एंड परवेज मुशर्रफ, जबरदस्त। फिर जब ये क्या करता है, और जैसे ही ये मिलिट्री कूप करता है तो खुद को क्या डिक्लेयर कर देता है? ही वॉज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज डेस, वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देता है? यस, नॉट प्रेसिडेंट नमिता, नेथिक इज राइट, चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषणा कर देते हैं। फिर बाद में उसने अपना नाम चेंज करके चीफ एग्जीक्यूटिव से वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट। पहले तो वो खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव का अलग नाम लेते हैं और फिर बन जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया था। तुम्हें बताना है कौन सी साल में हुआ था रेफरेंडम? एक रेफरेंडम करवाया था जनमत 2002, बहुत अच्छा अध्ययन था। 2002 में है कि नहीं? ये रेफरेंडम जो हुआ था 2002 में हुआ था। और ये रेफरेंडम के हिसाब से लोगों को काफी गलत तरीका इस्तेमाल करके उनको अपने फेवर में ले लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? फिर उसने क्या किया था, एक ऑर्डर जारी किया था उसके बाद, रेफरेंडम के बाद। वो ऑर्डर इसलिए जारी किया था ताकि जो प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट का ताकत बढ़ जाए। और वो, चल पहले ये बताओ, क्या वो जो ऑर्डर था उस ऑर्डर का नाम क्या है? उस ऑर्डर का नाम क्या है? कौन सा ऑर्डर उसने इशू किया था? तो उस ऑर्डर का नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नाम का एक ऑर्डर जारी करता है। इसके हिसाब से प्रेसिडेंट चाहे तो किसको डिसमिस कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। यस, बहुत अच्छी बात नमिता, नैतिक। इसके हिसाब से प्रेसिडेंट चाहे तो किसको डिसमिस कर सकते हैं? तुम्हारे पास ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन सेंट्रल असेंबली को, या ऑप्शन दो है प्रोविंशियल असेंबली को। किसको वो डिसमिस कर सकते हैं इस ऑर्डर के हिसाब से? टू टू टू
ये 2 नंबर वाला ये, अच्छा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी में यहाँ पे लिखा था बोथ, तो तुमने देखा नहीं, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, ये दोनों होगा। वो चाहे तो सेंट्रल असेंबली की भी जो डिसीजन को उसको डिसमिस कर सकते हैं, प्रोविंशियल असेंबली को भी डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को वो डिसमिस कर सकते हैं। तो ये थी कहानी किसकी, पाकिस्तान की। अगला सवाल है, पहले मुझे बताओ कि मेक्सिको कौन से साल में वो आजाद होता है, मेक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस इन व्हिच ईयर। अगला सवाल, मेक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस इन व्हिच ईयर। कहानी आती है मेक्सिको की 1930 को। बहुत अच्छा नमिता, दिव्य दिशा, आद्यासा, बहुत अच्छा। मेक्सिको जो खुद को इंडिपेंडेंट घोषणा कर देती है कब, मतलब वो आजाद हो जाता है 1930 को, वहां से लेके 2000 तक, ठीक है, वहां से लेके 2000 तक एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पे रूल करता था। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था। 70 साल तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी हर बार इलेक्शन जीतता आया था। यस, PRI पार्टी। इसका जरा फुल फॉर्म ही बता दो। PRI फुल फॉर्म कैसे लिखते हैं इसका, बताओ जरा। अच्छा, फुल फॉर्म IRP लिखते हैं, गधा पे फुल फॉर्म बता ना। वो शॉर्ट उल्टा बता रहा है मेरे को। बहुत अच्छा नमिता, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ओके। तो ये थी कहानी किसकी, PRI पार्टी की। तो एक चीज और मुझे बताओ कि PRI पार्टी में इलेक्शन जो होता था, या फिर मेक्सिको में इलेक्शन कितने साल में एक बार होता था। उस इलेक्शन का टेन्योर बहुत अच्छा, 6 साल में एक बार होता था, बहुत अच्छा, ठीक है। 6 साल में एक बार होता था इलेक्शन, कितने साल में होता था, 6 ईयर्स में। अगर बात करें PRI पार्टी की, तो ये बहुत सारा डाटी ट्रिक्स इस्तेमाल करता था इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। हेलो, हाँ नमस्कार। ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର। ଭାଇ ତ କହିଥିଲା ଆଜି ଛୁଟି ବୋଲି। ହଁ हाँ जी, मीडिया, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायदा, अच्छा उनका फायदा उठाता था, बहुत अच्छी बात है कि नहीं, नैतिक। मीडिया को अपने फेवर में कर लिया था, फिर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, प्लस सबसे जो क्रांतिकारी इसका जो स्टेप था, सबसे क्रांतिकारी महान जो स्टेप था, वो था टीचर को फोर्स करता था कि बच्चों की मम्मी पापा को फोर्स करो, वोट देंगे, है कि नहीं। और लास्ट मोमेंट में क्या होता था कि जो पोलिंग बूथ जहाँ पे वोट दिए जाते थे, उसको कर दिया जाता था ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा मान लो इतना डीप में सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन एक चीज मुझे बता भी देता हूँ तुम्हें, कि एक चीज समझ लो अच्छी तरह से, कि जब भी मीडिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टीचर्स, पोलिंग बूथ को इधर उधर करने की बात आएगी, तो लगाना PRI पार्टी मेक्सिको, ओके। हाँ, फुल करप्शन करता था। लेकिन अगर वहीं पे आए कि कौन सा पार्टी अपने ओपोजिशन वाले को, उनके खिलाफ जो खड़ा होता था, ओपोजिशन को हरास करता था, तो ये वाला पार्टी तुम्हें लगाना है जानू PF, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताओ ये जानू PF किस देश का पार्टी था। ये जानू PF वाला जिम्बाब्वे, बहुत अच्छा नाम है, जिम्बाब्वे। जानू PF किसका पार्टी था, जिम्बाब्वे का पार्टी था। इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, जरा इसका भी नाम बता दो। प्रेसिडेंट कौन बने थे। हाँ हाँ, दिव्य दिशा, नैतिक, जिम्बाब्वे, शुभम, जिम्बाब्वे। इसका प्रेसिडेंट कौन थे, जरा बताओ। प्रेसिडेंट
तो एक चीज ध्यान रखना है, मीडिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टीचर्स, पोलिंग बूथ को इधर उधर करना, पीआरआई पार्टी। लेकिन जब आए ऑपोजिशन को हरास करने वाली बात, तो जानो पीएफ जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट था कौन, कमेंट आ गया, यस आद्यासा, रॉबर्ट मुगाबे, बहुत अच्छी बात, नैतिक, रॉबर्ट मुगाबे, बहुत अच्छी बात। फिर आगे अगर हम बात करें, तो ये थी हमारी जिम्बाब्वे के बारे में बात। अगर अगला बात करें हम किसके बारे में, तो हम बात करेंगे, मान लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं चाइना के बारे में, ठीक है। चाइना जो था, यहाँ पे कितने साल में एक बार इलेक्शन होता था, जरा ये बताओ। फिर चाइना का जो पार्लियामेंट था उसका नाम क्या था, बताओ। दाहिने कमेंट आना चाहिए, ठीक है। कितने साल में पार्लियामेंट का नाम क्या था, फिर पार्लियामेंट में मेंबर कितने होते थे, ठीक है। और चाइना का पार्टी का नाम क्या था, कितना होगा, 1 2 3 4, 4 सवाल का जवाब दो। ये 5 साल में होता था नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, बहुत अच्छा अध्यक्ष है, 3,000 मेंबर, बहुत जबरदस्त नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यस। तो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता था, पार्लियामेंट का नाम था नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। और मेंबर कितने थे, 3,000 मेंबर थे। पार्टी का नाम क्या था, कम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत अच्छा दिव्य दिशा अध्यक्षा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये था उस पार्टी का नाम। तो कुछ मेंबर जो थे, एक तरह का डिफेंस वालों से आते थे, ठीक है। डिफेंस ऑफिसर भी थे, जैसे डिफेंस में हमारे अलग अलग होते हैं, आर्मी होता है, एयरफोर्स होता है, नेवी। तो ये डिफेंस के कौन से ब्रांच से लोग आते थे इलेक्ट होके इस पार्लियामेंट में, हाँ जी बताओ, आर्मी से, बहुत अच्छी बात अध्यासा, आर्मी से लोग इलेक्ट होके आते थे, है कि नहीं। और अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ना है तो इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता था, या फिर इसी बार यही जीतता था। इसके अलावा 6 7 और भी थे, लगभग 7 8 और भी पॉलिटिकल पार्टी थे जो छोटे छोटे थे, वो इनके साथ मिलजुल के वो क्या करते थे, देश के प्रेसिडेंट को बनाते थे, ठीक है। तो ये बात थी हमारी किसकी, चाइना की। अगर आगे बढ़े तो एक चीज तुम्हें और ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पे सिटीजनशिप पाना माइनॉरिटीज के लिए बहुत मुश्किल काम था। इन व्हिच कंट्री द माइनॉरिटीज कुड नॉट गेट द सिटीजनशिप राइट, या फिर सिटीजनशिप, और इट इज डिफिकल्ट टू गेट सिटीजनशिप। बहुत अच्छा नमिता, इस्टोनिया, बहुत अच्छा, तालियां बजाओ थोड़ा नमिता के लिए। इस्टोनिया, इस्टोनिया, ठीक है। कौन सी थी इस्टोनिया। अगर माइनॉरिटीज की बात करें तो यहाँ पे रहते थे रशियन माइनॉरिटीज, क्योंकि रशिया के बॉर्डर से, रशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और इवन रशिया से ही टूट के अलग हुआ है इस्टोनिया। तो यहाँ पे रशियन माइनॉरिटीज हुआ करते थे इस्टोनिया में, और इनको जो सिटीजनशिप या फिर वोटिंग राइट हम जिसको कह सकते हैं, सिटीजनशिप, ये पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि डिफिकल्ट कानून था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कानून, ठीक है, लो। अगर बात करें ऐसा कौन सा कंट्री जिस कंट्री में जो उनके इनहेबिटेंट थे, मतलब वहां के इंडिजिनियस लोग, इंडिजिनियस पीपल ऑफ देयर कंट्री, उनका वोट का वैल्यू ज्यादा था, इंडिजिनियस पीपल का वोट का वैल्यू ज्यादा था एज कंपेयर टू इंडियन, वही बोल दिया मैंने। हाँ हाँ, फिजी, फिजी, बहुत अच्छी बात। इंडियन फिजियन से अलग है, मतलब वो के कंपैरिजन में जो इंडिजिनियस फिजियन थे, उनकी जो वोट का वैल्यू 2 गुना था, ठीक है। ये कंट्री कौन सा हो जाएगा, फिजी। आगा अगला सवाल बताओ मुझे, कौन से कंट्री में 2015 तक वोमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोमेन डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स,
वुमेन डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। सऊदी अरबिया, बहुत अच्छा अध्यासा, नमिता, शुभम। तो ये वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा सऊदी अरब। ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज के बारे में कहानी दिया गया था उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा एक चीज और सवाल एक दो पूछ लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। बताओ मुझे कि इंडिया में या सॉरी चाइना में कौन से साल, ठीक है, एक बहुत ही भयानक क्या कहते हैं उसको, फेमाइन आया था। इन व्हिच ईयर चाइना फेस्ड ए वेरी फेमस, फेमस तो नहीं कह सकते, डेविस्टिंग, क्या कहते हैं उसको, फेमाइन। किसी को नहीं पता? क्या करोगे, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे मेरे, थोड़ी देर रो लोगे। 1958 नमिता की आंसर आ गया। और कोई लगाओ तुक्का उक्का। हाँ जी, इसका जो करेक्ट आंसर है 1958 से 61 तक, ठीक है। नमिता बहुत अच्छा बात, प्रयास किया। 1958 से 61, और माना जाता है तब उस टाइम पे भारत में हमाइन, भारत में भी उस टाइम पे शॉर्टेज था, फूड शॉर्टेज, लेकिन इस लेवल की लोग बहुत कम ही मरे थे। मतलब चाइना में बहुत ज्यादा लोग मरे थे, ठीक है, लगभग बहुत सारे, नंबर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, देख लेना थोड़ा। बहुत सारे लोग मरे थे चाइना में, लेकिन भारत में लोगों का ऐसा परिस्थिति नहीं आया। उसका रीजन जब बताया जाता है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो चाइना में क्यों आया था, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, है कि नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाया सिचुएशन को। जबकि भारत में डेमोक्रेसी था। रीजन अगर पूछे तो डेमोक्रेसी था भारत में, प्लस क्या था, हमारा जो फूड सिक्योरिटी वाला सिस्टम है कि नहीं, फूड सिक्योरिटी, ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लिया इस सिचुएशन को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें पूछे कि ऐसा कौन सा कंट्री बता जो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है, तुम्हारे पास ऑप्शन है यूएसए है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन है यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, मतलब यूएस ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूएसए है, फ्रांस है, इंडिया है, और ऑल ऑफ दीज है। बताओ। इंडिया, बहुत अच्छी बात सर। चाइनीज लोग सब कुछ खा लेते हैं तो फूड शॉर्टेज हुआ कैसे? बेटा सब कुछ खाने के लिए कुछ मिलना भी चाहिए, ठीक है। 1958 और 61 का जो दौर था उस टाइम पे ना चाइना का उतना टेक्नोलॉजी डेवलप था, और ना चाइना आज के बराबर, हमारे हमसे भी उसका गया गुजरा सिचुएशन था, ठीक है। और चाइना क्यों आगे बढ़ गया ये कभी आगे बताऊंगा मैं। सिचुएशन बहुत ही खराब था चाइना में, और कम्युनिस्ट पार्टी था तो वो मेनली क्या करता था, सरकार को ही संभाल उसे संभाला नहीं जाता, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होता है ये लोगों की भलाई को पहले सोचता है, उसके बाद जो कुछ भी हो, पहला देश, ठीक है। क्योंकि चाइना में जब ऐसा कांड हुआ, हालांकि भारत में भी अकाल आया था, ठीक है, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। और इसी के बाद भी अगर तुम देखो 1961 के बाद 1967 में हमने भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया, ताकि जो प्रोडक्शन में हम खुद आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। और हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में काफी अच्छा प्रोडक्शन भी किया, व्हीट और राइस प्रोडक्शन में काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी काम किया हमने, ठीक है। फूड सिक्योरिटी की जब बात आती है तो उसका मतलब होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है एक्सेस टू
सफिशिएंट फूड टू ऑल, ठीक है, मतलब सभी को एक्सेस होगा, किसके लिए, एक्सेस टू सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट फूड टू ऑल, सभी के पास एक्सेस होगा। एक्सेस मतलब समझते हो ना, हालांकि तुम्हारा क्लास 9 में ही चैप्टर है फूड सिक्योरिटी टाइप कुछ इकोनॉमी में, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे आने वाले समय में। चलो कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, अगर यहाँ से कुछ बन जाता है तो। ठीक है, और एक चीज तुम्हें ये क्या करना है कि मैंने लिखाया है, ठीक है, तुम्हें देखना ध्यान से कि कुछ यहाँ से भी अगर घुमा के तुम्हें स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू बता सकता है, या फिर प्रीवियस वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, या फिर अगर पढ़ाया हूं मैं तो पक्का तुम्हें ये लिखवाया होगा कि मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ से भी वो 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 सही होगा, एक गलत होगा, उनमें से तुम्हें एक को टिक लगाना है। ठीक है, चारों देखोगे तो 3 उनमें से लग रहा होगा कि उसके खिलाफ बोल रहा है, तो जो चौथा होगा उसको लगाना है कि ये उसके फेवर में है। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, हम्म, और हालांकि पीडीएफ तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ, तो उसको भी देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चैप्टर 1 का नहीं भेजा मैंने, चैप्टर 2 का भेज दिया, चैप्टर 1 का भी मिल जाएगा तुम्हें बहुत जल्दी। चलो अगला सवाल हम बात करते हैं सेकंड वाले चैप्टर को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखते हैं। पहले मुझे, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यार क्या बोल रहा हूँ। चलो एक बात बता मुझे कि भारत का संविधान कब बन के खत्म हुआ था, मतलब एक टर्म तुम्हें याद रखना है, 2-3 टर्म। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता सकता है मुझे एक लाइन में? क्या किसी में इतना हिम्मत है जो हिम्मत दिखा सकता है या सकती है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यस, ए रिटन डॉक्यूमेंट है कि नहीं, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और वो वहां के रहने वाले, हाँ, रिटन सेट ऑफ रूल्स। बहुत अच्छा बात दिव्य दिशा एंड अध्यासा। तो वो क्या करते हैं वहां पे कि कुछ कानून वानून होते हैं जो सब लोग वहां पे रहने वाले जो उनके सिटीजन होते हैं वो सब उसको मानते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। जब बात आ ही गया तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है किससे? एक प्रियम्बल से। ठीक है, प्रस्तावना कहते हैं उसको, प्रियम्बल से शुरू होता है। तो पहले मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का है, भारत का संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने कब, 2 टर्म, एक हमने एडॉप्ट कब किया, इसको डेट बताना है तुम्हें, विच ईयर, और हमने इसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट कब किया अच्छी तरह से। इस तरह से 2 टर्म तुम्हें देखने को मिलेगा, एक एडॉप्ट कब किया और इंप्लीमेंट कब किया। हाँ जी, बहुत अच्छा अध्ययन था। 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को। फिर इंप्लीमेंट पूरी तरह से कब अच्छी तरह से हुआ, ये 26/19, अब शुभम मंथ भी बता दे बेटा। 26 जनवरी को, हाँ हाँ जनवरी को, यस जनवरी, 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया पूरे देश भर में अच्छी तरह से सब कुछ। तो डेट्स वाई दिस डेट इज नोन एज, कौन से डे के हिसाब से सेलिब्रेट होता है? डेट, अगर डे का भी नाम बता दो, कौन से डे के हिसाब से इसको हम मनाते हैं हर साल? रिपब्लिक डे, बहुत अच्छी बात। एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, किसको संविधान का आत्मा कहा जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है?
सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, शायद नहीं पता होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जो प्रियम्बल है हमारा उसको कहा जाता है संविधान का आत्मा, ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को कहा जाता है। अगर हम संविधान में कुछ संशोधन, कुछ बदलाव की बात करेंगे, ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज और टू ऐड, या तो हम उसमें जो लिखा गया है या तो उसको चेंज करते हैं या उसमें कुछ ऐड करते हैं नया चीज, तो ये वाला प्रोसेस जो होता है, दिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज, कोशिश करो जरा बताने की, दिस प्रोसेस इज नोन एज, नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है बेटा इसको, ठीक है, संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर संविधान में कुछ भी बदलाव होता है और ये अगर पूछा जाए, हालांकि नहीं पूछेगा आर्टिकल 368 में ये बताया गया है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते। चलो इसके डीप में नहीं जाएंगे, ये ना ही तुम्हें पूछेगा इतना डीप में। तो हमने अगर बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था जरा बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय या फ्रेम्ड बाय, किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या करोगे तुम आकर कब्र पे मेरे, थोड़ी देर रो लोगे फिर दूसरा फंसा लोगे। किसने बनाया था? अबे गधो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, अकेला थोड़ी बनाया था वो। बहुत अच्छा दिया सर। बनाया किसने था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। मेंबर कितने थे? तो 290 मेंबर थे, ठीक है। और दो चीज याद रखना यहां से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दो चीज में पूछ सकता है। पहला वाला पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये कौन था, और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? यस, नमिता, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट किसके? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली का अगर प्रेसिडेंट पूछे तो तुम्हें लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर तुम्हें पूछे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, तो तुम्हें लगाना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो तुम्हें पता ही होगा, ये भारत का पहला क्या थे, भारत का पहला कौन थे, भारत का पहला क्या, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा नाम था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो बताओ, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करते थे, जो भारत आजाद हुआ, ये प्रिंसली स्टेट्स के पास अंग्रेजों ने कितना ऑप्शन दिया था? ऑप्शन है 1 2 3, हालांकि ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, इनके पास कितना ऑप्शन था? समझ में नहीं आया क्वेश्चन? 3 ऑप्शन था, क्या क्या? या तो वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के साथ मिल सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, किसी के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, इन सबको भारत में किसने मिलाया था? उस बंदे का नाम बताओ।
2 ऑप्शंस नहीं, 3 ऑप्शंस थे, ठीक है, 3 ऑप्शंस, या तो फ्री रह जाओ, इंडिपेंडेंट रह जाओ, या तो भारत के साथ, या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। ये जो प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ किसने मिलाया था? 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जरा इनका नाम बताओ, उस बंदे का नाम नहीं पता? एक हिंट देता हूं, ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और उनके ही लिए भारत में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेचू बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। अब भी नहीं आ रहा है दिमाग में नाम? क्या करोगे यार? बहुत अच्छा बात शुभम, तालियां ठोको, ताली शुभम के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है कि नहीं, उनके लिए 182 मीटर का स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। इस डैम के ऊपर, तो डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। नदी पूछे तो नर्मदा, हालांकि ये सब नहीं पूछा हुआ, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। स्टेट पूछे तो गुजरात। इस डैम के ऊपर इनका स्टेचू बनाया गया है 182 मीटर का, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टेचू है, ठीक है। इससे पहले सबसे ऊंचा स्टेचू स्टेचू ऑफ लिबर्टी था, और वो नहीं रहा, उसने स्टेचू ऑफ यूनिटी ने उसको पछाड़ दिया। ओके, डैम वैम पढ़ाऊंगा मैं वाटर, इसके बाद ड्रेनेज वाले चैप्टर में। तुम्हारा नहीं है ड्रेन डैम वैम शायद, डैम तो क्लास 10 में होता है, वाटर रिसोर्स में। तुम्हारा तो सब नदियां पढ़ना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, 2 चीज, एक नहीं 2 ही चीज पूछता हूँ। 1928 में, ठीक है, सब ध्यान से सुनना सवाल को मेरा। 1928 में एक बंदे ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मतलब छोटा मोटा, ठीक है, एक विजुअलाइज करके बनाया था कि जब हमारा देश होगा आजाद, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और उस बंदे का नाम क्या बताओ? ईयर याद रखना, साल क्या है, नैतिक है या नहीं, गायब हो गया उसको, देखने में। स्क्रीन दिख नहीं रहा है? हेलो, दिख रहा है स्क्रीन? अभी यार मेरे को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे काला काला सब दिख रहा है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, दिख रहा है। चलो ना, कोई नहीं जाएगा, मैं थोड़ा लीव लेके आता हूँ अभी फटाक से, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे दिखने लगा है। ओके, तो क्या सवाल था मेरा? हाँ, मैंने बोला कि एक ईयर, एक साल याद रखना, द ईयर इज 1928। उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक बंदा था जिसका नाम क्या था? दैट पर्टिकुलर बंदा इज नोन एज एम नेहरू। बता ही देता है, इतना सस्पेंस वस्पेंस अच्छा नहीं होता है। मोतीलाल नेहरू, ठीक है। एंड मोतीलाल नेहरू कौन है? ये फादर है जवाहरलाल नेहरू के। इन्होंने 1928 में एक छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा था कि जब भारत आजाद होगा तो भारत में हमको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, मतलब सबको वोट देने का अधिकार होगा, राइट टू इक्वालिटी होगा, राइट टू फ्रीडम होगा। तो इस तरह से चीज इन्होंने लिखे थे, ठीक है। तो यार मतलब साल कितना है? 1928। बंदा कौन सा है? मोतीलाल नेहरू। अगर हम बात करें 1931 की, तो वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, आईएनसी, इसका एक सेशन हुआ था। हर साल इसका सेशन होता था, मतलब मीटिंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सारा मेंबर एक जगह पे बैठते थे, ठीक है। और हाँ, मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो आईएनसी का एक सेशन हुआ था, ठीक है। और इस सेशन में, और ये सेशन था कहाँ पे, मैं बताना इस सेशन कहाँ का था, ठीक है। और इस सेशन में क्या हुआ था कि एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, और ये भी रिजोल्यूशन किसके बारे में था? हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही था, कि जब भारत आजाद होगा तो ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यही इस रिजोल्यूशन में लिखा गया था। मतलब रिजोल्यूशन कुछ नहीं होता है, मीटिंग के बाद जो मीटिंग में हमने क्या क्या डिस्कशन किया,
उसके बारे में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेशन कहाँ पे हुआ था, सवाल है। 1931 आईएनसी का सेशन कहाँ हुआ था, कोई बता सकता है? चलो जी मैं ही बता देता हूँ, ये वाला सेशन था कराची सेशन। अगर कराची कहाँ है मैं तुम्हें पूछूं तो तुम्हारा जवाब होगा सर पाकिस्तान में है, कराची पोर्ट भी है। ठीक है, तो दो चीज याद रखना, 1928 और फिर 1931 में। अच्छा, जब 1928-31 की बात हो ही रहा है तो एक चीज और भी तुम्हें बता दूं कि एक कानून लाए थे। किस कानून, कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, साल था 1935 का। और इस कानून के हिसाब से कहा गया, सरकार ने कहा, मतलब अंग्रेज सरकार ने कहा कि भारत में क्या मिलेगा, प्रोविंशियल इलेक्शन होगा, मतलब राज्यों में इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन कौन लड़ेगा, तो ये इलेक्शन लड़ेंगे भारतीय, इंडियन। ठीक है, लेकिन सेंटर में अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं इतनी बात? मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से, उस एक्ट के हिसाब से प्रोविंशियल इलेक्शन होगा, मतलब स्टेट में, लोकल लेवल पे जो प्रोविंसेस हुआ करता था वहां पे होगा इलेक्शन। लड़ेगा कौन, भारतीय ही लड़ेंगे, मतलब खड़े होंगे इलेक्शन में। लड़ना मतलब ये नहीं कि पत्थर वत्थर लेके, जूता झाड़ू लेके लड़ जाओ अपने आप में, ऐसा इलेक्शन में लड़ाई नहीं होता, जबकि हो जाता है गाँव गाँव में। ठीक है, तो प्रोविंशियल इलेक्शन की बात हुई, लेकिन सवाल है मेरा, प्रोविंशियल इलेक्शन तो अनाउंस हो गया 1935 में ही कानून के हिसाब से कि भारत में प्रोविंशियल इलेक्शन होगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी भारतीयों को। लेकिन ये इलेक्शन कब हुआ था, वो साल कौन सा था? वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बताओ जी बताओ, वो साल कौन सा था? किसी को नहीं पता? 1937 नमिता छा गए। पता नहीं नमिता किसको पूजा वूजा करके कोई टू, टोना टोटका करके आया है, सब सही लगा रहा है। 1937, बहुत अच्छी बात। नमिता जी क्या खाते हो, हमको भी बता दो थोड़ा, एग्जाम एग्जाम में लगवाएंगे, हम तो बस फेल ही होते हैं एग्जाम में। 1937 की ये कहानी है, पहली बार इलेक्शन हुआ भारत में, प्रोविंशियल इलेक्शन। ठीक है, आगे की हम बात करें, हम बात करें थे किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एक फैक्ट बच गया है, उसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तुम्हें बताना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था ये किस लिए बनाया गया था सर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। तो कब बनाया गया था पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर, जरा कमेंट में बताओगे? नाइनटीन थर्टी शुभम गलत है, 1946 46 नमिता सही बात आंसर है। 1946 को हुआ था पहली बार इनका मीटिंग, या फिर बनाया गया था। ठीक है, देश के चारों ओर हमने क्या किया था, 1930 में बेटे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, है कि नहीं? गांधी जी ने वो जो शर्ट मार्च किया था, ये 10th में पढ़ाऊंगा तुम्हें, सबर करो। तो कब हुआ था, 1946 को हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर पहला मीटिंग। अगर आगे बढ़े तो बात करते हैं कि हमारा प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, उस प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड से भी सवाल बहुत बार बनते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। हालांकि इतना डीप में तो नहीं पूछेगा कि कौन सा वर्ड पहले आया, कौन सा वर्ड नहीं था। ठीक है, हमारा सिलेबस जितना है उतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो दिमाग में घूम जाएगा। हाँ जी देखो यहाँ पे, ठीक है, ये नैतिक है, क्या हुआ, तो क्या सॉरी सॉरी बोल रहा है अभी? बताएगा मुझे जरा, क्या बात है नैतिक, सॉरी क्यों बोल रहा है भाई? अच्छा हाँ जी हाँ जी, और एक चीज ध्यान रखना कि देखो, एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 1946 में ना ये बना, हमारा पहला मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, लेकिन
थोड़ा रिश्तेदार आ गए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चाय वाय पिला दिया उनको, नाश्ता वास्ता? अच्छा चलो कोई बात नहीं। नैतिक बहुत अच्छा चाय बनाता है, ठीक है, पिलाया है मेरे को बहुत बार। 1946 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बना। तो इस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसमें मेंबर थे 299, ठीक है, जबकि मैंने तुम्हें लिखा कि सर 290 थे। तो तुम कहोगे कि सर एक जगह पे 299 बता रहे हैं, तो दो जगह और एक जगह पे 290 बता रहे हैं। तो ध्यान देना मेरे बात को कि 1946 में बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर थे 299, 299 मेंबर थे। बात आई जब 1947 की, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ये दो हिस्से में बन गया। एक बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, और एक बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर जब नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना इंडिया का, तो उसमें मेंबर थे बेटा 290, ठीक है। उसमें मेंबर कितने थे, 290। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। हाँ जी, देखो आगे देखो क्या होता है। तो तुम्हें दो चीज बताया मैंने, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे कौन, बी आर अम्बेडकर, प्रेसिडेंट थे कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो तुम्हें बताना है कि वो जो थे यार प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना जो एक एक शब्द जो बोला जाता था, ठीक है, मान लो कुछ किसी भी एक कानून बनाना है, किसी भी एक एक्ट बनाना है, या फिर किसी भी एक आर्टिकल में कुछ भी लिखना है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल उठा के लिख दो, एक से लेके 395 तक, 395 तक। तो किसी भी आर्टिकल में वो क्यों लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इंडिया, पहला आर्टिकल बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हमारा पहला आर्टिकल बोल रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत जो कि इंडिया भी है, वो राज्यों का यूनियन होगा, मतलब संघ होगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 1 बोलता है। तो अब बात आती है सर ये इसके चक्कर क्या है, इंडिया क्यों आया सर, भारत को भी क्यों रखा गया। तो इसके लिए जो उसके पीछे की कहानी, ओके, उसके पीछे की कहानी, जो बैकग्राउंड में जो भी उसका क्या हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ था, जो एक एक वर्ड उन्होंने बोले थे, उस वर्ड को ना एक डॉक्यूमेंट में उसको क्या किया है, आज भी संभाल के रखा गया है। उस डॉक्यूमेंट में लिख के उसको एक एक वर्ड को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। तो मेरा सवाल है उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, ठीक है। आई होप कोई बता पाए तो बहुत अच्छी बात होता। नहीं, ड्राफ्ट नहीं बता, ड्राफ्ट जो है नमिता जी, वो ड्राफ्ट है कि वो फाइनल वाला, जो फाइनल हो गया उसको हमने लिख दिया। ये ड्राफ्ट में ये लिखा था, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1, ये ड्राफ्ट में लिखा था। मैं बोल रहा हूं कि उसके पीछे की जो डिबेट था उसको उन्होंने कहाँ पे लिखे थे। तो चलो इसका थोड़ा टफ पूछ लिया मैं, हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है तो सवाल बनने की चांसेस भी है, ठीक है। तो इसको कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहा जाता था इसको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का नाम पे ये मशहूर है। और लगभग 12 बल्कि वॉल्यूम, बहुत ही मोटे मोटे वॉल्यूम का, 12 वॉल्यूम का इस तरह से किताब, बहुत मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उनको कहा जाता है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, ओके। अच्छा देखो जी, थोड़ा एक एक चीज थोड़ा समझा देते हैं। तो हमारा जो भारत का संविधान है, तो संविधान का हमने एक पॉइंट तुम्हें बताया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसको संविधान का क्या कहा गया है, आत्मा की कही गई है। जरा कमेंट करो याद है कि नहीं, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। किसको संविधान की आत्मा कहा गया है, हाँ जी बताइए। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। बहुत अच्छा अध्याय सर, प्रियम्बुल है कि नहीं।
प्रीएम्बल को कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रीएम्बल की बात आती है ना, तो प्रीएम्बल में कुछ वर्ड होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड, और एक एक वर्ड को अगर मैं समझाना चाहूँ तो घंटों लगेगा, ठीक है, घंटों। ये सब मैं कभी चर्चा करूंगा, टेंशन मत लो। यूट्यूब पे जो मेरे कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं उनको बताऊंगा, तो कभी मौका मिले तो जरूर देखना वो वाली चीज को, ठीक है। और मैंने शायद किसी को एक बार वादा किया था कि रिजर्वेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, ये एसटी एससी ओबीसी रिजर्वेशन क्यों हो रहा है, तो वो सब आएगा धीरे धीरे। चलो देखो, पहला जो वर्ड है हमारे प्रीएम्बल में, तो वो लिखा गया है वी द पीपल। क्या लिखा गया है बेटा? वी द पीपल। तो ये जो वी द पीपल मतलब किसको रिफर कर रहा है? वी द पीपल का मतलब किसको रेफर की जाती है, जरा बताएं मुझे। हाँ, हम सब। तो हम सब कौन है? वी द पीपल मीन्स वी द इंडियन, हम सब भारतीय, ठीक है। तो वी द पीपल फिर लिखा गया है हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब भारत को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो पहला वर्ड है तुम्हारे लिए, वो है सॉवरेन। यहां से सवाल फंसता है हर बार, मैंने देखा है बोर्ड में भी, मतलब बोर्ड मतलब तुम्हारा फाइनल एग्जाम में भी। तो ये वाला वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, ये वाला वर्ड का मतलब क्या है, सवरिन का मतलब क्या है? चलो बताता हूं मैं तुम्हें। देखो, तो अगर एक दिमाग से निकल गया है तो एक चीज ध्यान रखना, सवरिन मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ इतना ही कहेंगे तो सवरिन नहीं होगा। सवरिन उसी को कहते हैं हम जो डिसीजन मेकिंग पावर उसके खुद के पास होता है, ओन डिसीजन मेकिंग पावर खुद अपने पास ही होगा। या फिर इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि वो खुद अपने लिए खुद का डिसीजन खुद लेगा, कोई बाहर वाला उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई बाहर वाला उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप ऐसे डिसीजन लीजिए अपने देश के लिए। अगर वो कर रहा है तो हम उसको कह सकते हैं वो सॉवरेन कंट्री नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी सॉवरेन वाला वर्ड आएगा तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर डिसीजन मेकिंग बात आ रही है। अगर डिसीजन हम खुद के डिसीजन खुद ही लेंगे तो हम कहेंगे, हम कहलाएंगे वी आर द सॉवरेन कंट्री। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा कमेंट करो मुझे। फिर एक एक चीज को मैं बताऊंगा, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहेंगे। अगर मान लो भारत, हमारा प्यारा भारत, ये अफगानिस्तान के तालिबान के साथ कैसे डील करेगा, ये श्रीलंका के साथ कैसा ट्रेड करेगा, ये रशिया से हथियार खरीदा गया या नहीं खरीदेगा, तो ये डिसीजन कौन लेगा? कश्मीर से हम 370 हटाएंगे या नहीं, वहां पे हम स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे कि नहीं, ये सब डिसीजन लेगा कौन? भाई भारत खुद ही तो लेगा। अगर यही पे बात आ जाती कि नहीं, यूएसए आ जाता सामने में और कहता तालिबान के साथ आपको ऐसा करना चाहिए, श्रीलंका से आप ये चीज नहीं खरीद सकते, ठीक है, नहीं रशिया से आप हथियार नहीं खरीद सकते, अगर यूएसए के दबाव में आके हमने कुछ काम करना शुरू कर दिया, तो हम नहीं कहलाएंगे कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री हम नहीं कह सकते। अगर इसका और एक एग्जांपल देखो, ठीक है, चाइना का जो रखेल है, कौन रखेल है उसका? पाकिस्तान, है कि नहीं? पाकिस्तान वाले सुबह उठ के कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी डिफाइन करता है चाइना, ठीक है। क्या करेंगे, कहाँ जाके यूएन में जाके किसको क्या बोलेंगे, किसके साथ क्या ट्रेड करेंगे, कहाँ देश रास्ता बनाएंगे, कहाँ ये बनाएंगे, किसका बच्चा नहीं हो रहा है, चलो ये क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। एडवाइस एडवाइस पहली बात तो ध्यान दो, ठीक है। एडवाइस की जब बात आती है तो हमारे देश में एडवाइजर कम नहीं है। अरे हमारे देश में चाणक्य जैसे लोग उस टाइम भी थे और आज भी हैं, ठीक है। एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि किसी से जाकर अगर तुम एडवाइस लोगे ना तो वो तुम्हारे आ, हाँ हाँ आप भी हैं, वो तुम्हारे अच्छाई से ज्यादा वो खुद का फायदा देख के बोलेगा तुम्हें। मान लो तुमने रशिया से पूछा कि तालिबान से कैसे डील करे, तो रशिया सोचेगा ना कि हमको कहाँ से फायदा आएगा, वो वाला स्टेप हम इंडिया को बताएंगे, ठीक है।
तो क्या तुम्हें सवरेन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आया है तो जरा बताइए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, क्योंकि वक्त भी हो चला है। हाँ जी, बताओ। किसी को समझ में नहीं आया? ओ भाई साहब, तो किसी को भी समझ में नहीं आया। चलो जी, इसको थोड़ा और डिफाइन कर ही देते हैं। चलो, आसान शब्द में बताऊंगा, ठीक है? करता हूँ कोशिश समझाने के लिए। जैसे मान लो, तुम क्या पहनोगे सबके सर से ऊपर गया। चलो, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए थोड़ा। मेरे को लगा मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कभी कभार हो जाता है ऐसा गलतफहमी। देखो यहाँ पे, तुम क्या पहनोगे ये डिसीजन तुम लेते हो या तुम्हारे मम्मी पापा लेते हैं? बताओ। तुम क्या पहनोगे, तुम क्या खाओगे, ये डिसीजन कौन लेता है? तुम लेते हो या तुम्हारे पापा या मम्मी लेते हैं? ये तो बता सकते हो ना। चलो, नैतिक की मम्मी पापा। चल वे झूठे, तू तो ऑर्डर देता है कि छोले भटूरे चाहिए, पापा वो मोटर झूड़ो चाहिए मेरे को। हाँ, तो नमिता जी ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर तुम क्या करोगे डिसीजन खुद ले रहे हो, तो इसका मतलब तुम सवरीन हो। तुम्हारे लिए हम एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, सवरीन, जो खुद अपना डिसीजन लेता है। ठीक है? और कोई डिसीजन नहीं लेता, सब मम्मी मम्मी पापा ही ले लेते हैं। हाँ, अब तो समझ में आया ना? तो उसी तरह से इंडिया क्या करेगा अपने देश के अंदर, कौन सा कानून लाएगा, किस देश के साथ, बाहर के साथ क्या करेगा, मतलब इंटरनल में वो भारत के अंदर क्या करेगा, या एक्सटर्नल भारत के बाहर वो क्या काम करेगा, ये डिसीजन खुद इंडिया लेता है, भारत के लोग या फिर भारत की सरकार लेता है। तो हम इंडिया को कह सकते हैं वो भी एक सवरेन कंट्री है। अगर तुम खुद लेते हो अपना डिसीजन, तुम यूर सवरेन पर्सन, यूर सवरेन बॉय और यूर सवरेन गर्ल, है कि नहीं? हाँ, बस इतना ही तो कहानी है। मैंने थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड दिखा के ज्यादा बता दिया, तो सर के सबके सर के ऊपर से चला गया, है कि नहीं? आद्यासा समझ में आया? बताओ। दिव्य दिशा। हाँ जी। आई एम, बे गधा, सबरिन का स्पेलिंग तो ठीक से ले, वो सबमरीन निकला है। हाँ हाँ, तू ही सबमरीन है, समुद्र में तैरता रहता है, पानी के नीचे नीचे। हाँ, सब सब। चलो आगे बढ़ो। बात हम कर रहे थे किसकी? तो उसके बाद जो सेकंड टर्म टर्म आता है उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का अगर हिंदी में बताऊं तो समाजवादी होता है। तो भारत एक समाजवादी कंट्री है। अब तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? बेटा बहुत आसान है, ठीक है? बेसिक बेसिक से एग्जांपल से देता हूँ। तुमने क्या किया, देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पापा ने तुम्हें दे दिया 100 रुपए, ठीक है? और तुमने कहा कि ये ले जाओ और अपने जो भाई बहन है, कॉजन है, या खुद के भी अगर कोई है, ठीक है, कॉजन वगैरह, उनके साथ इसको मिल बांट के एंजॉय करो, खर्चा करो, ठीक है? तुमने उनमें से क्या किया, तुमने खुद रख लिया 50 रुपए,
और उन बाकी मान लो 5 थे, उनको 10-10 रुपए दे दिया, 50 रुपए, ठीक है। अब पता है तू किसी को नहीं देगा, मुझे पता है, तो मान लो, और तो 100 ही मान लो, किसी किसी ने 100 रुपए ही खुद रख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब हम तुम्हें नहीं कह सकते कि सर आप जो है आप सोशल बंदा नहीं है, या आपके अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। तुमको मिला था 100 रुपए, तुम मान लो थे टोटल मिलके 5 थे, तो तुम्हें 20-20 रुपए सबको दे देना चाहिए था, सबको 20-20 रुपए दे देना चाहिए था, कि सबको भला हो सके, सबको थोड़ा उसमें से मदद मिल सके, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो, तुम एक सोशलिस्ट बंदा हो, समाजवादी, जो समाज का हित चाहता है। तो समाजवादी अगर हम बड़े टर्म पे, इतना तो समझ में आया कि सभी की अच्छाई देखना, सभी को इक्वली सब चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जो भी संसाधन देश के पास होता है उन सब में अच्छी तरह से उसको बांटना। मतलब देखो, हालांकि हमारे देश में अमीर बहुत हैं और गरीब भी बहुत है, तो ये जो अमीरी और गरीबी के अंदर जो डिफरेंस है, इसी को तो हम कहते हैं सोशल डिफरेंस, कि वो हाई सोसाइटी का है, हाई क्लास का है, सोशल डिफरेंस। तो ये जो सोशल डिफरेंस है, इसको मिटाने के लिए, इसको इनके अंदर का जो डिफरेंस कम करने के लिए, इसके अंदर की जो गैप है उसको कम करने के लिए, अगर सरकार कुछ काम कर रहा है सबकी भलाई के लिए, तो हम सरकार को कह सकते हैं उस गवर्नमेंट सोशलिस्ट है। जैसे मैंने कहा कि तुमने मान लो 100 रुपए तुमने पापा जी ने तुम्हें दिया, पापा ने, तो तुमने कहा कि सब मिल बांट के खा लो, अगर तुम सब अच्छी तरह से मिल बांट के उसको एंजॉय कर रहे हो, तो सोशलिस्ट वाला फीलिंग या फिलोसफी तुम्हारे अंदर है। अगर नहीं कर रहे हो, तुम एंटी सोशलिस्ट हो। चलो ये वाला बता दो मुझे, सोशलिस्ट वाला मुद्दा समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो, और एक बहुत अच्छा टर्म है, इसको हमने कहते हैं कि सेक्युलर। सेक्युलर मतलब इसको कहते हैं हिंदी में धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी एक धर्म को सरकार क्या नहीं करेगा, किसी एक धर्म को सरकार फेवर नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान रूप में देखेगा। मतलब जो ऑल रिलीजियन है, ऑल रिलीजियन, उन सभी को वो इक्वल है, सब बराबर हैं सरकार के नजर में। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे तुम्हें जो धर्म पसंद है उसको तुम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, मान सकते हो, पूजा पूजा जो करना है कर सकते हो, लेकिन सरकार किसी एक धर्म को स्टेट रिलीजन नहीं बनाएगा या उसको प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए तुम्हारे सेंट्रल स्कूल में कभी गणेश पूजा नहीं होता है, कभी सरस्वती पूजा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सरकार का स्कूल है। लेकिन वहीं पे अगर प्राइवेट में पढ़ रहे होगे तो तुम अपना खुद का धर्म कर सकते हो। तुम मान लो सेंट मेरीज में, सेंट जेवियर में, फिर में तो वहाँ पे, वहां तो होता होगा ईस्टर विस्टर, क्या क्या होता है पता नहीं, अंडे वंडे सब फोड़ दें। तो क्या होता है सब, ठीक है। हाँ, क्रिसमस होता है बट छुट्टी हो जाता है। हाँ, छुट्टी मिल जाएगा तुम्हें, छुट्टी मिल जाएगा वो वाला दिन। लेकिन किसी भी एक धर्म को वो, हाँ, किसी भी एक धर्म को वो प्रमोट नहीं करेंगे, सरकार नहीं प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सोशलिस्ट, सॉरी सेक्युलर वाला चीज। मतलब धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म समान है और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, इसको हम कहते हैं सेक्युलर। देखो जी, दो टर्म है आगे, ये दो टर्म बहुत आपस में मिलते जुलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान ध्यान से समझ लेना है। एक जो टर्म है उस टर्म का नाम है डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक गणतंत्र और रिपब्लिक गणराज्य कहते हैं उसको, या लोक साथ क्या क्या, लोकतंत्र गणतंत्र ऐसा कुछ। तो एक टर्म जो है तुम्हारे पास, इसको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करो। एक है डेमोक्रेटिक, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा है रिपब्लिक। अब ध्यान से समझना इसको। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होता है जहां के लोगों के पास क्या होता है, पीपुल जो है
उनके पास इक्वल राइट्स होता है, सभी के पास बराबर अधिकार होता है। ये बात समझ में आया, लोगों के पास बराबर राइट्स है। उसके बाद वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट वाज या गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, या फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, यही तो एक ही तो बात, ये होता है डेमोक्रेटिक। इतना बात समझ में आया, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, लोग जो है वो सबके पास बराबर का अधिकार है, और सरकार जो है वो इलेक्टेड बाय पीपल, लोग सरकार को चुन रहे हैं, मतलब पीपल सबसे बढ़कर हैं लोग, यहाँ पे सरकार वो खुद ही बना सकते हैं अपना सरकार। इतना बात समझ में आया सब? हाँ जी बेटा, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सॉरी सब राइट्स। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, डेमोक्रेटिक किसको कहते हैं? स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? अरे यार अजीब इत्तेफाक चला बना के रखा है आज। हाँ एबे ठीक अच्छी देखो ना स्क्रीन रे, क्या बेगदा मैं भी बोल रहा है। हाँ जी देखो, मेरे को तो आधा अधूरा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। तो इतना बात समझ में आया डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी वो चीज होता है जहाँ पे लोग खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, मतलब अपना जो रूलर होगा उसको खुद चूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन बड़ा होता है रिपब्लिक के साथ। देखो, इसका जो रिपब्लिक होता है, उस देश को हम रिपब्लिक कह सकते हैं जो देश का हेड, वो क्या होंगे, हेड जो है द हेड ऑफ द कंट्री, या फिर जो हेड जो पोजीशन है हेड ऑफ द कंट्री शुड बी इलेक्टेड, वो चुने गए होंगे। एंड ये वाला जो पोजीशन होगा, हेड वाला जो पोजीशन, वो हेरिडेटरी नहीं होगा। हेरिडेटरी नहीं होगा मतलब लोगों के देखो, दोनों चीज बराबर, बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है इसके अंदर। यहाँ पे भी लोग चुनेंगे सरकार को, और यहाँ पे उसका उल्टा बोला है कि सरकार लोगों के द्वारा चुना गया होगा। उल्टा ही है एक दूसरे का, लोगों ने चूज किया सरकार को, सरकार चुना गया लोगों के द्वारा। हेड ऑफ द कंट्री शुड बी इलेक्टेड। ओके, और ये हेरिडेटरी, एक चीज यहाँ पे ऐड होता है कि ये वाला जो पोस्ट है ये हेरिडेटरी नहीं है। इसका मतलब मान लो पीएम कोई है पप्पू, तो पप्पू का लड़का आके नहीं बोल सकता कि हम भी बनेंगे पापा के जैसा पीएम, बेटा बनना है तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर उसका बेटा आके बोला कि नहीं हम भी पापा के पीएम के लड़के हैं तो हम भी पीएम है, इसके बाद हम पीएम बनेंगे, ठीक है, तो हमारा जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के लगाएगा उसके पिछवाड़े में दो चार, फिर पप्पू का लड़के को होश आ जाएगा और कहेगा कि नहीं जनाब ये तो गलत हो गया। हाँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये होता है रिपब्लिक का मतलब। जो कंट्री का जो हेड का पोजीशन है, जो राजा या फिर सरकार, कोई भी बड़े जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट मान लो, प्राइम मिनिस्टर मान लो, उसका लड़का, वो या फिर वो हेरिडेटरी वंश के हिसाब से उत्तराधिकारी के वाला सिस्टम नहीं होगा रिपब्लिक में। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, सऊदी अरबिया, तुमने तो सुना ही होगा। सऊदी अरबिया में जो उनका राजा होता है, क्या कहते हैं उसके राजा को, क्या यार, किंग ही मान लो, किंग होते हैं वहां। उसके बाद जो अगला शासक होगा उसका ही लड़का होगा प्रिंस, वो अब राजकुमार है, फिर वो बन जाएगा राजा, फिर इसका लड़का, फिर इसका लड़का। तो ये हम नहीं कह सकते कि सऊदी अरबिया इज रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, इतना बात समझ में आया सबको? बड़ा डायलॉग बाजी करता है।
उसके बाद अगला टर्म है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और जस्टिस सबको मिलेगा, सबका न्याय होगा। ठीक है, किसी को भी हम जस्टिस से अलग नहीं रख सकते, न्याय से किसी को वंचित नहीं कर सकते। ठीक, इन ऑन द बेसिस ऑफ उनका रेस, कॉलर मतलब काला है, कोई जेंडर के हिसाब से कि वो लड़का है या लड़की है तो इसलिए उसको न्याय नहीं मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं कॉलर के हो गया, कास्ट हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जात, धर्म, वर्ण, जन्म के स्थान के आधार पर हम किसी को भी, हाँ, कानून के न्याय मतलब न्याय पाने से हम रोक नहीं सकते। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको जस्टिस मिलेगा, न्याय होगा। और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके लिए, तो जस्टिस का मतलब ये हो गया। आगे अगर हम बात करें लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी बेटा, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। ठीक है, तो किस तरह की आजादी? मेनली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें किसका? खुद का सोच, फ्रीडम टू थिंक, सोचने की आजादी है तुम्हें, बोलने की आजादी है, एक्सप्रेशन की आजादी है, तो इसको हम कह सकते हैं लिबर्टी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, आजादी, लिबर्टी का मतलब आजादी आ जाएगा। इक्वालिटी का मतलब तो सबको पता है, इक्वालिटी का मतलब तो क्या होता है? बराबर होता है, सब सब बराबर। एक चीज और बच जाता है, उसको ये बच्चे यहाँ में बड़े फंसते हैं, उसको कहते हैं फ्रेटर्निटी। एक टर्म और है, द टर्म इज नॉन एज फ्रेटर्निटी। ये बताएगा फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब जो होता है, इसको अगर मैं एक ही वर्ड में लिखना चाहूं तो इसको हम कह सकते हैं ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, संस्कृत में बोले तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारे भाई बहन हैं, सिर्फ एक दो को छोड़ के जिससे मेरा शादी होने वाला है। ठीक है तो ब्रदरहुड की बात है। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, मतलब हम कह सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, वी जो हम हैं, वी आर द मेंबर, हम सब क्या है? मेंबर हैं, वी आर द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, हम सब एक परिवार हैं, वी आर द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब भारतीय हैं, और आपस में हम क्या करेंगे? भाईचारा, ब्रदरहुड लेके चलेंगे, और किसी को हम इनफेरियर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कि ये कोई बंदा बाहर वाला है, इनफेरियर ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेटर्निटी। बताओ समझ में आया कि नहीं बेटा? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? हाँ जी नमिता, बताओ। दिव्य दिशा, अध्यक्षा, नमिता, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? हाँ, और कहानी है किसके बारे में? सेकंड चैप्टर में थोड़ा साउथ अफ्रीका के बारे में है, ये एमसीक्यू में तुम देख लेना, या मैं पढ़ाया हूँ तुम्हें। एपार्टियड सिस्टम, सिस्टम जो चल रहा था उसको एपार्टियड सिस्टम कहते थे। 1964 में क्या हुआ था? 1964 में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता हूँ। 1964 में नेल्सन मंडेला को पकड़ के डाल देते हैं किसमें? जेल में, 28 साल के लिए। और उस जेल का नाम था, क्या था? रोबेन आइलैंड। जेल कौन सा था? रोबेन आइलैंड, 28 साल के लिए। नेल्सन मंडेला प्लस उसके साथ 7 और उनके दोस्त को क्यों जेल में डाला गया? क्योंकि इन्होंने साहस किया था, दे डेयर्ड टू अपोज, किसको अपोज करने के लिए? एपार्टियड सिस्टम, एपार्टियड सिस्टम। और व्हाट इज एपार्टियड सिस्टम? एपार्टियड सिस्टम का मतलब होता है एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन।
है कि नहीं? कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करना, तुम काले हैं तो हम भी काले नहीं हैं, हम गोरे हैं। ओके। और काले और गोरों के बीच में अगर हर चीज, काले और गोरों के बीच में अगर हर चीज क्या आ जाए, अलग अलग हो जाए, जैसे मान लो होटल, सिनेमा हॉल, थिएटर, सी बीच, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट, रेस्टोरेंट, अगर ये चीज अलग अलग है तो वो वाला सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ सेपरेशन, वो जो सेपरेशन वाला सिस्टम है, उस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन कहा जाता है। सेग्रीगेशन। ठीक है, स्पेलिंग वेलिंग देख लेना थोड़ा। सेग्रीगेशन। हाँ जी, इतनी बात आया। फिर साउथ अफ्रीका फाइनली कब बनता है एक इंडिपेंडेंट नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन, कब बनता है ये कमेंट करो। और पहला प्रेसिडेंट बनते हैं उसका नेल्सन मंडेला। कब आजाद हुआ साउथ अफ्रीका, किसी को नहीं पता? कब हुआ था भाई, बता दो, कमेंट करो जरा। यस नमिता, बहुत अच्छी बात। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1994 को। ये वाला डेट याद रखना, तब बना वो, क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट और डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, चलो जी, चैप्टर खत्म हो गया। एमसीक्यू मैंने भेज दिया है, सबका भेज दूंगा, देख लेना। एक क्लास और होगा तुम्हारा एसएसटी का, वो दोनों को मिला के करवाऊंगा मैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमी वाला, कोलमपुर और ये क्या था वो, ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर का। ठीक है, आज कल नहीं होगा, शायद कल कौन सा है, सैटरडे संडे को करेंगे वो वाला। फिर मंडे से इंग्लिश चालू होगा। ठीक है, टेंस वेंस करवाएंगे, थोड़ा मॉडल वॉडल भी करवाना है, तो मैंने किसने मुझे बोला था, तो नैतिक ने बोला था मेरे को मॉडल करवाने के लिए, नमिता नहीं बोले थे। थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे फिर। और जो हमारा चैप्टर रिलेटेड जो सवाल हैं, जो जो चैप्टर से आ सकते हैं प्रोज पॉइंट, उनको भी थोड़ा डिस्कशन कर देंगे। और ठीक है, चलो आज के क्लास में किसी का कोई शंका रह गया है तो तुरंत बताइए, सारे शंका का निवारण हो जाएगा। अगर कोई शंका नहीं है तो हम क्लास को खत्म करेंगे। चलो, अच्छी बात है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आसपास पेड़ पौधों को पानी देते रहिए, साफ सफाई रखिए। फिर मिलेंगे अगला क्लास में। जय हिंद।